ईमानदार का वचन। जब शांतानंद विरूप राज्य का शासक था, तब जयराज उसका कोषाधिकारी था। वह रोगग्रस्त हो गया और हमेशा पलंग पर ही पड़ा रहने लगा। शांतानंद जब उसे देखने गया, तब उसने कहा, प्रभु, मैं और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। अच्छा यही होगा कि आप किसी अच्छे कोषाधिकारी को चुनकर उसे नियुक्त कर ले। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार देश सेवा के लिए अर्पित है। तुम्हारे बाद मैंने तुम्हारे पुत्र को ही यह भार सौंपने का निश्चय किया है। शांतानंद ने दृढ़ स्वर में कहा। इस पर जयराज ने चिंतित होते हुए कहा, प्रभु, मेरा बेटा ईमानदार और विश्वास पात्र अवश्य है, पर उसमें कोषागार को संभालने की योग्यता नहीं है। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जो समर्थ, सच्चा, विश्वास पात्र और ईमानदार है। वह गोपालपुर में रहता है। उसका नाम गोपी है। लंबे अरसों से आपसे उसका परिचय कराने की सोच रहा हूँ। वह मेरा दूर का रिश्तेदार भी है। शुभ दिन पर उसे खबर भिजवाता हूँ। शांतानंद ने सुन लिया और कुछ कहे बिना चला गया। पर अकस्मात एक दिन जयराज की मौत हो गई। उसकी मृत्यु पर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने जयराज के परिवार के सदस्यों से गोपी के बारे में विवरण जानना चाहा, पर वे कुछ भी बता नहीं पाए। तब राजा ने अपने कुछ नौकरों को गोपालपुर भेजा। उन्होंने बताया कि वहाँ गोपी नामक 3 युवक हैं और वे तीनों समर्थ व योग्य हैं। वे तीनों दिवंगत कोषाधिकारी जयराज के किसी न किसी रूप से रिश्तेदार हैं। राजा इस बात का पता नहीं लगा पाया कि इन तीनों में से वह गोपी कौन है, जिसके बारे में जयराज ने बताया था। मंत्री से इसके बारे में सलाह मशवरा किया तो मंत्री ने खूब सोचने के बाद कहा, हम बहुरूपियों के वेश में गोपालपुर जाएंगे और खुद तहकीकात करेंगे। राजा और मंत्री बहुरूपीय बनकर गोपालपुर गए। तीनों गोपियों के बारे में विवरण जाने। जो भी उन्हें जानते थे, उन्होंने तीनों के बारे में एक ही बात बताई। तब मंत्री ने कहा, प्रभु, ऐसी बातों में अपने लोगों से अधिक पराये लोग ही हमारी मदद कर सकेंगे। चलिए हम दूसरों से उनके बारे में पूछें। उस समय धर्मवीर नामक एक बूढ़ा उन्हें दिखाई पड़ा। वह गरीब तो था ही, साथ ही अक्लमंद और व्यवहार दक्ष भी नहीं था। पेट भरने और दिन गुजारने के लिए वह औरों की मदद लेता था। वह गांव के उन लोगों को जानता था जिनमें दान देने के गुण मौजूद थे। मंत्री ने धर्मवीर से गांव के 4-5 लोगों के बारे में पूछने के बाद कहा, देखो, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। सुना कि इस गांव में गोपी नामक 3 युवक हैं। तुम हर एक के पास जाओ और यह कहकर भविष्यवाणी करो कि उन्हें राजा के दरबार में नौकरी मिलने वाली है। वे जो प्रतिफल देंगे उसे ले आना और आराम से जिंदगी काटना। धर्मवीर ने संदेह भरे स्वर में पूछा, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। आपके कहने पर मैं ऐसी भविष्यवाणी करूं और बाद में राजा के दरबार में उन्हें नौकरी ना मिली तो वे मुझे मार डालेंगे। इसलिए उनके पास जाने से मुझे डर लग रहा है। राजा के दरबार में अवश्य उन्हें नौकरी मिलेगी, यह तो निश्चित है। तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। ज्योतिष बताने के बाद प्रतिफल मांगना, परंतु उनसे कहना कि ज्योतिष के फलीभूत होने के बाद ही वह प्रतिफल लूँगा। उससे आराम से ज़िंदगी गुजारना। धर्मवीर ने मान लिया। तीनों मिलकर पहले एक गोपी के घर गए। मंत्री ने उस गोपी से कहा, हम पड़ोस के गांव के हैं। इस धर्मवीर ने हमें देखते ही हमारे बारे में बहुत कुछ बताया और वे सच निकले। हमारे भविष्य को लेकर भी इसने कोई विशेष बातें बताई। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि यह आदमी सचमुच ज्योतिष का ज्ञान रखता है या यह केवल संयोग मात्र है या अटकलबाजी कर रहा है। यह आपके गांव का है, इसलिए इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। बताइए, इसके बारे में आपका क्या राय है? अरे धर्मवीर, तुम और ज्योतिषी पड़ोस के गांव वालों से पैसे ऐंठने के लिए उन्हें धोखा दे रहे हो? गोपी ने गंभीर स्वर में पूछा। धर्मवीर ने निधड़क कहा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। इधर कुछ दिनों से आदमियों को देखते ही उनके भूत, भविष्य व वर्तमान के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसलिए अपने इस विद्या का लाभ उठा रहा हूँ। भला यह कैसे धोखा होगा?
ऐसी बात है तो मेरे बारे में बता। तुम तो मेरे भूत और वर्तमान को जानते ही हो, मेरे भविष्य के बारे में बताना। गोपी ने हंसते हुए कहा। सुनो, 2 दिनों में तुम्हें राजा के दरबार में नौकरी मिलने वाली है। बताओ, तब मुझे क्या दोगे? धर्मवीर ने कहा। राजधानी जाना ही जब मेरे भाग्य में बाधा नहीं है, तो यहाँ बैठे बैठे ही दरबार की नौकरी मुझे ढूंढती आएगी क्या? तुम तो एकदम सनकी हो। ठीक है, जो भी हो, तुम्हारा बताया सच निकला तो तुम्हें 10,000 अशरफियाँ दूंगा, गोपी ने हंसी हंसी में कह दिया। उसी तरह दूसरे गोपी ने कहा कि अगर उसका ज्योतिष सच निकला तो वह उसे 3 मंजिलों वाला एक भवन भेंट स्वरूप में देगा। परंतु तीसरे गोपी ने कहा, अगर मुझे राजा के दरबार में नौकरी मिली तो पहले महीने के वेतन का आधा भाग तुम्हें दे दूंगा। उसकी बातें सुनते ही धर्मवीर यह कहते हुए बेहोश हो गया। गांव के बीचों बीच प्रकट हुए हैं गोपाल स्वामी। राजा, मंत्री और तीसरे गोपी ने धर्मवीर के चेहरे पर पानी छिड़का और जैसे ही उसे होश आया उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या। धर्मवीर ने बैठने के बाद राजा और मंत्री से कहा, महोदय, इन तीनों गोपियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। कितनी ही बार मैंने इनसे दान मांगा, इसका मुझे अच्छा अनुभव है। पहले के दोनों अच्छे हैं, पर वे ईमानदार नहीं है। बिना सोचे विचारे ही वचन देते हैं, पर वे उन्हें नहीं निभाते। जो गोपी 10,000 अशरफियाँ देने का वादा कर रहा था, वह मुश्किल से 1 अशरफी देगा। 3 मंजिलों वाले भवन को देने का जिसने वादा किया, वह एक ईंट देगा और कहेगा कि इसे ही भवन समझो। परंतु यह तीसरा गोपी ईमानदारी का दूसरा नाम है। जो वचन देगा वह निभा कर रहेगा। राजा के दरबार के 1 महीने के वेतन का आधा भाग बहुत ही रकम है और मेरी जीविका के लिए काफ़ी है। अपने इस भाग्य की कल्पना मात्र से मैं बेहद खुश हो गया और होश खो बैठा। तब मंत्री ने गोपी को और धर्मवीर को अपनी असलियत बताई। फिर राजा से कहा, राजन, अगर हम वैसे ही पूछते तो धर्मवीर हमें ये सच्चाइयाँ नहीं बताता। ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि के लिए ही मैंने ज्योतिष्य का यह नाटक चलाया। अब यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि इस तीसरे गोपी की ही हमें तलाश है। राजा ने तीसरे गोपी को कोषाधिकारी के पद पर नियुक्त किया। धर्मवीर की भी यथासाध्य सहायता की। शेष गोपियों को भी दरबार में उनके योग्य नौकरी दी। विरूप देश में इस घटना का खूब प्रचार हुआ। तब से लेकर वहाँ के लोग ईमानदार बने रहने की कोशिश में लगे रहने लगे और वचन देने में भी काफ़ी सावधानी बरतने लगे। कोई वचन देने लगते तो उनसे कहते, भाई साहब, मैं बेहोश होने वाला नहीं हूँ, कोई ऐसा वचन दीजिए जिसे सुनकर बेहोश हो जाऊँ। यूँ कहकर वे उसका मजाक उड़ाते थे।